हाँ, देखिए अब अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। हालांकि पहले भी 11th या 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। तो नियम वही है, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं हो, भूल गए हो। तो बीटा प्राचाल के आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे शून्यांकी नियम को भी। तो अभी हमने लिखा है बीटा प्राचाल बीटा ई बराबर क्या होता है 1/kT टेम्परेचर के रूप में। तो इस आधार पर दो इम्पोर्टेंट निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं। नंबर एक क्या है? नंबर 1 पॉइंट है क्या कि यदि दो निकाय अलग अलग रूप से, यदि दो निकाय पृथक पृथक रूप से साम्य अवस्था में हैं और उनके बीटा प्राचाल नियत हैं अन्योन्य क्रिया से पूर्व और अन्योन्य क्रिया के बाद, यदि उनके बीटा प्राचाल नियत हैं तो उनके मध्य किसी भी प्रकार का ऊष्मा विनिमय नहीं होगा, चाहे वो संपर्क में रख दिए जाएं। दोबारा सुन लीजिए, पहला रिजल्ट क्या है? अगर दो निकाय पृथक पृथक रूप से साम्य अवस्था में हैं। सबसे पहले तो साम्य अवस्था का अर्थ समझ लीजिए। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? साम्य अवस्था वो होती है जब किसी का नियत ताप हो जाए या ऊष्मा का आदान प्रदान होना बंद हो जाए, टेम्परेचर घटना बढ़ना बंद हो जाए किसी के साथ, तो उसको हम कहते हैं साम्य अवस्था। समझ गए ना? जैसे हमारी बॉडी की ऊष्मा अगर एनवायरनमेंट में निकल रही है तो तब तक निकलेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। समझ गए ना? साम्य हो गया दोनों की अवस्थाओं में, दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए तो ऊष्मा का ट्रांजैक्शन रुक जाता है, विनिमय बंद हो जाता है। इसको हम कहते हैं साम्य अवस्था या तापीय साम्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बीटा ई बराबर 1/kT के आधार पर हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं? यदि दो निकाय पृथक पृथक रूप से साम्य अवस्था में हैं और उनके बीटा प्राचाल अन्योन्य क्रिया से पूर्व और बाद में नियत हैं तो उनके बीच में ऊष्मा का किसी प्रकार का विनिमय नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, यदि दो निकाय पृथक पृथक रूप से साम्य अवस्था में हैं परंतु उनके बीटा प्राचाल समान नहीं हैं, और बीटा प्राचाल समान नहीं होने का मतलब टेम्परेचर समान नहीं है, क्योंकि तो कांस्टेंट है। बीटा प्राचाल डायरेक्टली कहीं पे डिपेंड है? ताप टेम्परेचर T पर। तो अगर T समान नहीं है, बीटा प्राचाल समान नहीं है, तो उन निकायों को ऊष्मीय संपर्क में रखने पर उनके मध्य क्या होगा? ऊष्मा का विनिमय होगा। उच्च ताप वाले निकाय से निम्न ताप वाले निकाय की ओर ऊष्मा का क्या होगा? ट्रांजैक्शन। तो शून्यांकी नियम को अपन समझ कह सकते हैं। मान लीजिए कि ये दो निकाय हैं, ये क्या हैं? दो निकाय, एक A निकाय और दूसरा है B निकाय। इन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, यानी कि बीटा प्राचाल अलग अलग हैं, और इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक ऊष्मारोधी दीवार को लगा दिया। ये क्या लगा दिया? ऊष्मारोधी दीवार। ऊष्मारोधी दीवार लगाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे निकाय से ऊष्मा उसमें नहीं जा सकती, उसकी निकाय की ऊष्मा इसमें नहीं आ सकती, यानी इन दोनों निकायों के बीच में ऊष्मा का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई विनिमय नहीं होगा, कोई आदान प्रदान नहीं होगा। अब एक तीसरा निकाय हमने ले लिया C। ये तीसरा एक निकाय है C। ठीक है, अब C निकाय के साथ इन दोनों का ट्रांजैक्शन चालू है, यानी इनका कांटेक्ट है, इनके बीच में कोई ऊष्मारोधी दीवार नहीं है। और जब ऊष्मारोधी दीवार नहीं है, इसका मतलब ये है कि A और C के बीच में ऊष्मा का विनिमय हो सकता है। इसी तरह B और C के बीच में भी ऊष्मा का विनिमय
हो सकता है। यानी इसकी ऊष्मा इसमें या इसकी इसमें जा सकती है, इसी तरह इसकी इसमें या इसकी इसमें जा सकती है। तो तब तक जाएगी ऊष्मा का ट्रांजैक्शन कब तक होता है, अभी मैंने बताया, जब तक दोनों के टेम्परेचर समान नहीं हो जाते, यानी कि तापीय साम्य या साम्य अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। तो जब तक तापीय साम्य या साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी, इन दोनों के बीच में ऊष्मा का विनिमय होगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको ऐसे संपर्क में रखा। अब इसके बाद कुछ समय बाद इस ऊष्मारोधी दीवार को यहाँ से हटा लीजिए। तो नेक्स्ट चित्र में मैं दिखा रहा हूँ, ये ए निकाय है तुम्हारा और ये हो गया बी निकाय, और दोनों के बीच में जो ऊष्मारोधी दीवार थी उसको हटा लीजिए, और चाहें तो उस दीवार को हम कहाँ लगा दें, सी के बीच में। इस ऊष्मारोधी दीवार को कहाँ लगा दिया, सी के साथ। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या होगा कि ए और बी के बीच में ऊष्मा का विनिमय होना चाहिए, क्योंकि अब हमने ऊष्मारोधी दीवार को यहाँ से हटा लिया, और जब ऊष्मारोधी दीवार को हटा लिया तो ए और बी के बीच में ऊष्मा का विनिमय होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो इनके बीच में अभी भी ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब एक ही स्पष्ट है कि ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा। पहला पॉइंट जो अभी मैंने बताया था नियम समझाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि अगर दो ऊष्मीय निकाय अलग अलग पृथक रूप से साम्यावस्था में हैं और उनके बीटा प्राचाल समान हैं तो ऊष्मा का विनिमय कतई नहीं होगा। तो यहाँ इन दोनों निकायों के बीच में ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि दोनों अलग अलग साम्यावस्था में तो हैं ही, इनके बीटा प्राचाल भी क्या हो गए, समान हो गए। इनके बीटा प्राचाल क्या हो गए, समान, इसीलिए ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा है। तो इस पूरे प्रैक्टिकल से क्या रिजल्ट निकला हमें, तो एक बार फिर से दोबारा समझिए। ए और सी के बीच में ऊष्मा विनिमय हुआ कब तक, जब तक साम्यावस्था प्राप्त नहीं हो जाती। इसका मतलब ए और सी साम्यावस्था में आ गए। फिर बी और सी के बीच में ऊष्मा विनिमय कब तक होगा, जब तक दोनों तापीय साम्य में नहीं आ जाते। इसका मतलब बी और सी भी क्या हो गए, साम्य अवस्था में हो गए। तो सी ए की तो निकाय है, अब ये इसके साथ भी साम्य में है, इसके साथ भी साम्य में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का आपस में साम्य होना जरूरी है। भाई इनडायरेक्टली बात करें तो इसके बीटा प्राचाल समान हो गए, इसके हो गए, तो ये ए की तो है, इसका मतलब इनके आपस में भी क्या होंगे, बीटा प्राचाल समान हो गए। यानी कि दोनों निकाय परस्पर क्या हो गए, तापीय साम्य में या साम्य अवस्था में हो गए। तो शून्यांकी नियम, क्या इसका रिजल्ट अपने को प्राप्त हुआ। शून्यांकी नियम को कैसे लिखेंगे अपन, कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में हैं या तापीय साम्य में हैं, अगर दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में हैं या तापीय साम्य में हैं तो वे दोनों निकाय परस्पर आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। इस नियम को हम कहते हैं शून्यांकी नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर दो अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य में हैं तो वे दोनों निकाय परस्पर आपस में भी ऊष्मीय या तापीय साम्य में होंगे। इस नियम को कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने बीटा प्राचाल पढ़ा है और बीटा प्राचाल के कुछ गुण भी पढ़े थे। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम पढ़ा पिछली क्लास में। आज उसी बीटा प्राचाल के आधार पर हम परम ताप के कुछ प्रमुख गुण पढ़ेंगे। तो पहला गुण है फर्स्ट हेडिंग नली नंबर 1 पॉइंट। तो चूँकि बीटा प्राचाल बीटा ई बराबर क्या होता है, डेल अपॉन डेल ई लॉग
ओम ई। बीटा प्राचाल बराबर ही होता है डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई। अब चूँकि यहाँ पे ये वाला जो मान है और बीटा और ताप में क्या रिलेशन होता है, बीटा ई बराबर क्या होता है 1/kT, या T बराबर क्या लिख सकते हैं 1/k बीटा। ताप हो गया T बराबर। अब चूँकि ये वाला जो मान है वो पॉजिटिव है, डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओम ई। कैसा है ये, पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बीटा का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव। और बीटा अगर पॉजिटिव है तो ताप भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या निकला, सामान्यतः जो निकाय हैं, जनरली अधिकांश निकाय, सामान्य निकायों का परम ताप सदैव धनात्मक होता है। तो पहले पॉइंट के रूप में अपन लिख सकते हैं, सामान्य निकायों का परम ताप सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, परम ताप का पहला गुण हो गया कि सामान्य निकायों का परम ताप सदैव क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरा गुण अगर अपन लिखें तो हमने निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या लिखी है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या काय से शो करते हैं, ओम ई। तो ओम ई जो होती है सामान्य ताप पर वो समानुपाती होती है काय के E माइनस E0 की पावर F, जहाँ F क्या है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या। स्वतंत्र कोटियों की संख्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि नहीं, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपन। स्वतंत्र कोटियों की संख्या F बराबर E0 है मूल अवस्था में निकाय की ऊर्जा। E0 क्या है, मूल अवस्था में निकाय की ऊर्जा। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो समानुपाती चिन्ह जैसे ही हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो कोई भी नियतांक लगा लो, नियतांक को कोई संकेत देने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने को कोई सूत्र व्युत्पन्न नहीं करना, केवल एक्सप्लेशन चाहिए। तो नियतांक और E माइनस E0 की पावर F, ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं लॉग। तो लॉग लेने पर लॉग ऑफ ओम ई, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। तो लॉग जब लेंगे तो एक तो लॉग ऑफ नियतांक, नियतांक का लॉग हो गया, प्लस इसमें घात आगे आ जाएगी तो F और लॉग ऑफ E माइनस E0। अब चूंकि बीटा बराबर क्या है, डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई। बीटा बराबर क्या है, डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई। लॉग ओम ई की वैल्यू ये रही, यानी इसका अपकलन करना है। तो बीटा बराबर हो गया डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ नियतांक प्लस डेल अपॉन डेल ई एफ और लॉग ऑफ ई माइनस E0। नियतांक तो कांस्टेंट है, इसका अपकलन क्या हो गया, 0। और इसका जब अपकलन करेंगे तो F स्वतंत्र कोटियों की संख्या भी नियत होती है, और नियत अपकलन से बाहर आ जाएगा। तो F को तो हमने एज इट इज़ बाहर ले लिया, ये तो 0 हो ही गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो गया, इसको हटा दो, इसकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से F बाहर आ गया, कांस्टेंट है इसलिए। और लॉग E माइनस E0 का अगर अपकलन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग का क्या होता है 1/E माइनस E0।
तो लॉग का हो गया 1/e माइनस E0, ई के सापेक्ष कर ही रहे हैं, E0 नियत है तो नियत का अपकलन 0 और ई का 1 हो गया। तो कुल मिला के बीटा बराबर हो गया f/e माइनस E0। अब अपन बीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1/kT होता है कि नहीं बीटा बराबर, बीटा बराबर 1/kT होता है। तो बीटा की जगह 1/kT लिख दिया हमने, तो 1/kT बराबर f/e माइनस E0 हो गया। या इसको भी समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए, या kT बराबर लिख सकते हैं e माइनस E0/f, सीधा करके लिख दो इसको। और साम्य अवस्था में जब E बराबर क्या होता है, ई बार क्या होती है, माध्य ऊर्जा, निकाय की माध्य ऊर्जा। तो साम्य अवस्था में उस दिन ग्राफ में बताया था E बराबर ई बार की स्थिति में kT बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बार माइनस E0/f। तो ताप के रूप में ये ऊर्जा को डिटरमाइन करने वाला एक रिलेशन हो गया। इसको अपन शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी ताप पर ऊर्जा kT, ये kT क्या है, kT क्या होती है, निकाय की ऊर्जा। तो किसी ताप पर निकाय की ऊर्जा kT किसके बराबर होती है, मूल अवस्था में ऊर्जा के सापेक्ष प्रति स्वतंत्र कोटि निकाय की माध्य ऊर्जा की अधिकता। अधिकता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस है दोनों का। यह मूल अवस्था में ऊर्जा है, प्रारंभिक एनर्जी है, और उसके बाद जो भी ऊर्जा आएगी किसी ताप के बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है, तो बढ़ने के बाद माध्य ऊर्जा क्या होगी, वो E0 है। वो डिपेंड करेगी किस पर, स्वतंत्र कोटियों की संख्या पर भी, क्योंकि स्वतंत्र कोटि इतनी होती है, उसकी संगत ऊर्जा उतनी होती है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, अगर 3 स्वतंत्र कोटि है, एक कोटि की संगत ऊर्जा हाफ kT होती है, 3 कोटियों की संगत 3 × हाफ kT हो जाती है। तो इस समय अपन लिख सकते हैं कि किसी ताप पर निकाय की ऊर्जा kT किसके बराबर है, मूल अवस्था में ऊर्जा के सापेक्ष, मूल अवस्था में ऊर्जा के सापेक्ष प्रति स्वतंत्र कोटि निकाय की माध्य ऊर्जा की अधिकता के लगभग बराबर होती है। यह सन्निकट होती है। सन्निकट का मतलब वही अप्रॉक्सीमेट, लगभग बराबर होती है। तो सेकंड पॉइंट ये अपना गुण हो गया। अब तीसरा पॉइंट गुण अपन लिखे हैं नंबर 3, परम ताप का तीसरा गुण। दो गुण हो गए हमारे, फर्स्ट सेकंड। थर्ड गुण को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले बीटा बराबर क्या होता है, बीटा प्राचाल बीटा E बराबर 1/kT। इसको समीकरण नंबर क्या लिख दिया हमने, 1। और जो अभी ये रिलेशन हमने लिखा था kT बराबर, तो चूंकि kT बराबर क्या है, E बार माइनस E0/f। kT बराबर क्या है, E बार माइनस E0/f, या इसको 1/बीटा लिख सकते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो गया, f/E बार माइनस E0। यहाँ भी लिख चुके हैं अपन इसको, ये बीटा बराबर f/E बार माइनस E0। इसका E के सापेक्ष अपकलन करो, या माध्य वाला वैल्यू नहीं लेना चाहें तो केवल E ले सकते हैं, E माइनस E0 लिख सकते हैं। तो इसका अपकलन करो E के सापेक्ष, तो डेल बीटा अपॉन डेल E। E के सापेक्ष क्या करना है, इसका अपकलन कर दो इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। और समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं, E के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डेल बीटा अपॉन डेल E बराबर क्या आएगा, F तो हमारा क्या है, नियत। तो नियत का तो अवकलन कुछ होना नहीं है, तो नियत F तो एज इट इज रहेगा। और फिर 1/E माइनस E0 का अवकलन क्या होता है, माइनस ऑफ 1/E माइनस E0 का होल स्क्वायर। जैसे 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x² होता है कि नहीं अवकलन। तो इसी तरह 1/x की जगह क्या है यहाँ पे, 1/E माइनस E0। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस ऑफ 1/E माइनस E0 का होल स्क्वायर हो गया। या बराबर करके लिख सकते हैं माइनस f/E माइनस E0 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसी मिली अपने को, नेगेटिव, माइनस में आ रही है, इसलिए क्या है
नेगेटिव है, यानी माइनस की वैल्यू है। अब अपन इसको लेते हैं बीटा ई बराबर 1/kT, या टी बराबर क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इसको समीकरण 3 लिख दीजिए, और समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, टी बराबर 1/k बीटा। केवल बीटा लेते तो संकेत के लिए एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसलिए तो टी बराबर 1/k बीटा। इसका भी ई के सापेक्ष अवकलन करो। ई के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एनर्जी और ताप में क्या रिलेशन है, एनर्जी ताप पर और ताप एनर्जी पर किस तरह डिपेंड करती है। तो ई के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल टी अपॉन डेल ई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो 1/k बीटा का होगा, क्योंकि के तो यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन बीटा का होगा तो के तो एज इट इज़ रहेगा 1/k एज इट इज़, और बीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/β²। तो माइनस का क्या लिख दिया, k बीटा स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, उसका ई पे टी पे कोई मतलब नहीं है, तो के तो ऐसे कैसे रह गया, और 1/β का अवकलन, भाई इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि डेल टी अपॉन डेल ई का मतलब है डेल अपॉन डेल ई ऑफ 1/k बीटा। 1/k बीटा का अवकलन करना है, तो 1/k तो वैसे ही बाहर आ गया, अब बचा क्या 1/β, तो 1/β का अवकलन क्या हो गया, माइनस 1/β², और साथ में बीटा का करेंगे तो डेल बीटा अपॉन डेल ई। अब डेल बीटा अपॉन डेल ई की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, माइनस की है। अब ये वाला जो मान है वो भी कैसा है, नेगेटिव, इसको समीकरण 4 लिख दीजिए। तो डेल बीटा अपॉन डेल ई का मान नेगेटिव, और डेल टी अपॉन डेल ई का मान भी क्या आया, नेगेटिव। दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे, समीकरण 4 से वैल्यू रखो 3 में, समीकरण 4 से मान कहाँ रख दो, समीकरण 3 में। तो 3 में रख दिया तो समीकरण 3 क्या आया, तो 3 से 4 में रख दो, 3 से 4 में, तो डेल टी अपॉन डेल ई बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/k बीटा स्क्वायर, और डेल बीटा अपॉन डेल ई का मान लिख दिया माइनस एफ अपॉन ई माइनस E0 का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गए दोनों, पॉजिटिव। तो डेल टी अपॉन डेल ई का मान पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब ताप जो है वो एनर्जी का वर्धमान फलन है, वर्धमान मतलब वृद्धि होने वाला, अर्थात ताप टी ऊर्जा ई का वर्धमान फलन है। वर्धमान का मतलब वृद्धि होगी, पॉजिटिव होने का मतलब एनर्जी बढ़ेगी ताप बढ़ने के साथ। तो इसका जो मीनिंग निकला वो क्या निकला, अगर किसी निकाय के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसकी एनर्जी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, या एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाती है तो ताप में वृद्धि होगी। तो ताप और एनर्जी एक दूसरे के क्या हैं, वर्धमान फलन, यानी निकाय का ताप बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती है या एनर्जी बढ़ाने पर ताप में वृद्धि होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीटा प्राचाल पर हमने डिफाइन किए हैं परम ताप के, वो मैंने तुम्हें समझा दिए हैं तीनों पॉइंट, और अपेक्षा करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे ताप पैमाने के बारे में। ताप पैमाना यानी ताप को मापने के लिए जो पैमाना हम निर्धारित करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं और कौन कौन से प्रकार के पैमाने हो सकते हैं। पैमाने से थर्मामीटर में देखा होगा, ताप नापने का थर्मामीटर देखा है ना तुमने, उसमें पैमाना होता है कि नहीं, वो डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, तो वो पैमाना ही होता है। अब ताप पैमाना बनाने के लिए मतलब किस बेस पे बनाएंगे, क्या उसका आधार होगा, कैसे, ऐसे थोड़ी कोई भी कुछ भी पैमाना बनाया लिख दिया हो गया काम, ऐसे नहीं है। तो ताप पैमाना बनाने के लिए 2 स्थिर व प्रमाणिक बिंदु का चयन करते हैं। 2 स्थिर और प्रमाणिक बिंदु सेलेक्ट करते हैं। ऐसे स्थिर का मतलब जो कभी नहीं बदलते,
हमेशा उनकी वैल्यू वही रहती है। और प्रमाणिक मतलब सिद्ध किए हुए स्टैंडर्ड कि हाँ ये वाकई में इतना ही है, तो उनका चयन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम प्रमाणिक बिंदु लेते हैं वो एक तो होता है जल का हिमांक बिंदु। पहला प्रमाणिक बिंदु क्या होता है? जल का हिमांक बिंदु। और दूसरा होता है जल का क्वथनांक बिंदु। ये दोनों ही पॉइंट जो हैं स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे जल का हिमांक बिंदु डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में बोले तो 273 केल्विन। और जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट हैं। तो पैमाना बनाने के लिए दो स्थिर ऐसे बिंदुओं का चयन करते हैं जो प्रमाणिक हो, स्थिर हो हमेशा, और इन दोनों बिंदुओं के जो डिफरेंस है उसको बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे इनका डिफरेंस 100 है तो 100 के बराबर बराबर भाग कर दिए, 100 भाग कर दिए। एक भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। जैसे इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 1 केल्विन कहलाएगा। तो एक भाग 1 केल्विन हो गया, या एक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जो अपन थर्मामीटर अपन बनाएंगे, ताप मापने का जो उपकरण बनाएंगे, उसमें जो पदार्थ भरते हैं, जैसे तुमने थर्मामीटर देखा है उसमें पारा भरा होता है, तो ताप के अकॉर्डिंग मतलब इस पदार्थ के ऐसे गुण का चयन करते हैं। ये तो पैमाना बनाने के लिए अपने एक स्टैंडर्ड बिंदु ले लिए। अब उसके अंदर जो पदार्थ भरेंगे वो किस तरह से ताप के साथ वेरी करेगा, ताप के साथ बढ़ेगा घटेगा, तो पदार्थ के एक ऐसे गुण का चयन करते हैं। पदार्थ का भी एक गुण चयन करना है अपने को, कौन सा पदार्थ उसमें लेना है। तो पदार्थ का गुण एक सेलेक्ट करना है, मान लीजिए x। ऐसा गुण सेलेक्ट करना है जो ताप के समानुपाती हो या रेखीय समानुपाती हो, यानी ताप बढ़े तो वो गुण भी बढ़े, ताप घटे तो वो गुण भी घटे। जैसे थर्मामीटर में ताप बढ़ने पर उस पारे का रेखीय प्रसार होता है, तो रेखीय प्रसार एक गुण ही तो है पदार्थ का। रेखीय प्रसार क्या है? पदार्थ का गुण ही तो है। तो गुण लंबाई में वृद्धि हो वो गुण है। तो ऐसे गुण का चयन करना है जो कि ताप के क्या हो? समानुपाती। T प्रोपोर्शनल क्या हो? x। ताप बढ़े तो गुण भी बढ़े। समानुपाती चिन्ह हटा के नियतांक लगा दिया, a कोई भी नियतांक हो गया ax, तो T बराबर हो गया ax। अब मान लीजिए अपन ने इस थर्मामीटर को किसी ज्ञात ताप T1 वाले निकाय में रख दिया। यदि तापमापी को ज्ञात ताप T1 वाले निकाय में रखने पर पदार्थ का गुण x1 है। पदार्थ का गुण क्या है? x1। गुण से मतलब वही से लंबाई में वृद्धि है या आयतन में वृद्धि है या दाब में, जो भी गुण अपन ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, जो ताप के समानुपाती है उसकी बात अपन कर रहे हैं, तो वो x1 है। किसी ज्ञात ताप T1 पर वो गुण कितना है? x1। तो T1 बराबर क्या ले सकते हैं समीकरण 1 को देख के? ax1। इसके सिमिलर लिख दो, T बराबर ax, तो T1 बराबर हो गया ax1। इन दोनों समीकरणों की अगर तुलना करते हैं तो T1 अपॉन T इज इक्वल टू a, तो कट गया, क्या आया? x1 अपॉन x। इसमें इसका भाग दे दिया, T1 अपॉन T, a कट गया, x1 अपॉन x हो गया। तो T1 तो ज्ञात ताप है, T1 क्या है तुम्हारा? ये ज्ञात। तो अज्ञात ताप T बराबर क्या हो गया? यहाँ से T को इधर ले जाओ, तो T1 इंटू x अपॉन x1। T अज्ञात है, कोई भी अज्ञात ताप हो सकता है, या अननोन है जो अपने को पता नहीं है। T1 ज्ञात है, तो T बराबर क्या हो गया? T को उधर ले आए, x ऊपर पहुँच गया, x1 नीचे आ गया, T1 इंटू x अपॉन x1 हो गया। तो यानी कि T1 अपने को ज्ञात है, ये गुण भी ज्ञात है। अब इसको तुमने अगर ज्ञात कर लिया अज्ञात ताप पर, यह अज्ञात ताप पे गुण है,
यानी अज्ञात ताप वाला लंबाई वृद्धि, आयतन वृद्धि या जो भी गुण अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उसको अगर ज्ञात कर लिया तो हमें अननोन ताप ज्ञात हो जाएगा। जैसे अब अपन ये जो ज्ञात ताप लेते हैं, ज्ञात ताप T1 के रूप में हम यूज़ करते हैं मानक ताप, स्टैंडर्ड। मानक का मतलब स्टैंडर्ड। मानक ताप यूज़ करते हैं। तो ज्ञात ताप T1 के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे? मानक ताप का उपयोग करते हैं। जैसे मानक ताप किसको लेते हैं, या मानक ताप या मानक बिंदु कह सकते हैं, इसको पॉइंट ही तो है। तो मानक बिंदु के रूप में हम यूज़ करते हैं किसको? जल का त्रिक बिंदु। फॉर एग्जाम्पल है जल का त्रिक बिंदु। मानक बिंदु के रूप में या स्टैंडर्ड रूप में या स्टैंडर्ड ताप के रूप में हम किसको यूज़ कर रहे हैं? जिसको हम ज्ञात ताप के रूप में लिखेंगे वो जल का त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु जानते हो जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? पहले भी पढ़ा होगा कभी किसी क्लास में। त्रिक बिंदु वो होता है जहाँ पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जल का त्रिक बिंदु जो होता है वो कितने ताप पे होता है? 273.16 केल्विन ताप पर। और दाब होता है इस कंडीशन में 4.58 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। चार 4.58 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर दाब हो और 273.16 केल्विन ताप हो तो जल की तीनों अवस्थाएं साम्य में होती हैं, जिसे कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु के रूप में इस कंडीशन में त्रिक बिंदु को अपन TTR, TR मतलब ट्रिपल पॉइंट। TR किसका संकेत है? ट्रिपल। TR फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जल का त्रिक बिंदु, उस स्थिति में टेम्परेचर कितना है? 273.16 केल्विन। और गुण जो है वो उसको अपन कैसे शो कर सकते हैं? XTR। त्रिक बिंदु वाली कंडीशन ले रहे हैं तो ये समीकरण 2 में अगर यूज़ करते हैं तो T तो अननोन टेम्परेचर है, अज्ञात ताप है जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं, और इक्वल टू T1 की जगह क्या यूज़ करेंगे? TTR, जो कितना है पहले हम लिख लीजिए, TTR इंटू X/XTR। और TTR की जगह यूज़ कर दो 273.16 केल्विन फिक्स वैल्यू है, इंटू X/XTR। तो इससे अपन अननोन ताप को ज्ञात कर सकते हैं। ये XTR तो त्रिक बिंदु पे पदार्थ की जो भी अपन गुण ले रहे हैं, लंबाई में वृद्धि, आयतन वृद्धि या दाब या जो भी चीज़ ले रहे हैं उस गुण को ये भी ज्ञात ही होगा। अब ये अननोन है, ये अननोन है, इसको तुमने माप लिया तो क्या माप लेंगे? अज्ञात ताप का मापन हो जाएगा। ये T क्या है? अज्ञात ताप है। तो इस तरह हम अज्ञात ताप का मापन ताप पैमाने से कर सकते हैं। अब मूलतः जो ताप पैमाने हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें पहला प्रकार है, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, नंबर 1 है आयतन तापमापी। आयतन तापमापी, या इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं नियत दाब तापमापी। नियत दाब तापमापी इसका नाम इसलिए है कि इसमें दाब को नियत रखा जाता है, यानी आयतन के साथ अध्ययन करना है, जबकि दाब क्या होता है? नियत। जैसे हमने नियम पढ़ा होगा ना, B प्रोपोर्शनल T होता है। नियत दाब पर आयतन इकाई के समानुपाती होता है, ये रूल्स पढ़े हैं गैस के लिए। P बराबर RT, R कांस्टेंट है, अगर P को भी नियत रख दें तो B प्रोपोर्शनल क्या होता है? T। इस आधार पर B बराबर एक रूल सूत्र होता है B0 1 प्लस अल्फ़ा T, जहाँ अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा है आयतन प्रसार गुणांक। अल्फ़ा क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक होता है। अल्फ़ा क्या है? आयतन प्रसार गुणांक। तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड।
अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो b बराबर हो गया B0 1 प्लस अल्फ़ा की जगह लिख दिए 1/273, तो T/273 या इसको एलसीएम लेते हैं तो b बराबर B0 273 एलसीएम हो गया 273 प्लस T 273 प्लस T हो गया परमताप कैपिटल T। तो b बराबर B0 T/273। B0 को नीचे ले आएँ तो B/B0 बराबर T/273, यानी T बराबर क्या हो गया B/B0 इंटू 273। इससे हम अननोन ताप ज्ञात कर सकते हैं। यह B0 क्या है प्रारंभिक ताप आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन है। तो ये फिक्स वैल्यू होती है इसकी। अब किसी जिस अननोन ताप पर आयतन अगर तुमने माप लिया तो अननोन ताप का मापन ज्ञात कर सकते हैं। ये तो प्रारंभिक वैल्यू है जो फिक्स रहेगी, 273 कांस्टेंट नंबर है ही। अब अननोन ताप पर अगर आयतन ज्ञात कर लिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं अननोन ताप को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा है दाब तापमापी। दाब तापमापी या फिर इसको क्या कह सकते हैं नियत आयतन तापमापी। नियत आयतन तापमापी, इसमें आयतन को नियत रखे तो दाब भी ताप के समानुपाती होता है। चार्ल्स नियम पढ़ा होगा तुमने। अगर इसमें आयतन को कांस्टेंट रख दिया तो P प्रोपोर्शनल क्या हो गया T। P प्रोपोर्शनल T हो गया तो उसके बाद P की इसी तरह से रिलेशन इसके लिए भी आएगा। तो P बराबर हो जाएगा P0 1 प्लस बीटा T, जहाँ बीटा क्या है दाब प्रसार गुणांक। जिससे वहाँ आयतन प्रसार गुणांक है, ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे दाब प्रसार गुणांक। इसकी भी वैल्यू वही है, बीटा बराबर भी वही है 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो P बराबर लिख सकते हैं P0 1 प्लस T/273। बीटा की जगह क्या हो गया 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो T का मान ये लिख सकते हैं अपन। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें। P0 क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दाब, और P को PT लिख सकते हैं, T ताप पर है। तो PT बराबर हो गया अज्ञात ताप T पर दाब। P0 तो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दाब, और PT किसी अननोन ताप पर दाब है। इनने दाब का मापन करके हम ताप का मापन करेंगे यहाँ पे। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो PT बराबर हो गया P0 को 1 से गुणा किया P0 प्लस P0 T/273। अब इसको इधर लिया है तो PT माइनस P0 बराबर हो गया P0 T/273। इसको समीकरण 1 लिख दिया। अब अगर मान लीजिए कि जो अननोन ताप 100 डिग्री हो, यदि T बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो तो इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे T की जगह 100 माइनस P0 बराबर P0 T की जगह 100/273। अब समीकरण 1 और 2 की दोनों की तुलना करो। तुलना मतलब भाग दे दो इसका इसमें। तो PT माइनस P0/P100 माइनस P0 बराबर, इसमें इसका भाग दिया तो 273 कट गया और P0 कट गया, क्या बचा ऊपर से T और नीचे से 100। तो T बराबर क्या बच गया PT माइनस P0/P100 माइनस P0 इंटू 100। तो इससे हम अननोन टेम्परेचर का मापन कर सकते हैं। इसमें P0 प्रारंभिक है, वो पहले से ही ज्ञात है हमें, P100 भी ज्ञात होगा। अब ये जो अननोन टेम्परेचर पर प्रेशर है वो अगर तुमने ज्ञात कर लिया
तो किसका मापन कर सकते हैं? अननोन टेम्परेचर T का मापन कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पैमाना बना सकते हैं।